अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी तक पिछले लेक्चर में हमने एसी जनरेटर में डिस्कस किया है। उसमें हमने प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एसी जनरेटर का देखा है। आज जो हमारा टॉपिक है ये बिल्कुल उसी के रिलेटेड है, डीसी जनरेटर। अब चूँकि आपने एसी जनरेटर पढ़ा तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। इसमें थोड़ी सी चेंज है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे एसी जनरेटर है। तो सबसे पहले अगर आपको बताना है कि डीसी जनरेटर क्या है, तो ये वो डिवाइस है दैट प्रोड्यूसेस डीसी, यानी दैट प्रोड्यूसेस डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस डीसी। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। ठीक है। जनरेटर की डेफिनेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में दी है। अब यहाँ पे वो जनरेटर वो ये डिवाइस है जो यहाँ पे डीसी हमें सप्लाई करेगा, जो डीसी प्रोड्यूस करेगा उसको हम डीसी जनरेटर बोलते हैं। अब इसमें भी हमें वही तीन चीज़ पढ़ने हैं, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। प्रिंसिपल दोनों का सेम है, यह मैंने उधर भी बोला है। प्रिंसिपल जो जनरेटर को होता है, यहाँ पे भी जो इसका प्रिंसिपल होगा वो तो सेम रहेगा। क्या है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रिंसिपल दोनों का सेम रहेगा। ईएमआई का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी करंट इंड्यूस होना या ईएमएफ इंड्यूस होना एक कॉइल में, जिस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो उसके साथ लिंक्ड होती है, जब वो चेंज होती है तो वहाँ पे करंट इंड्यूस होती है उस कॉइल में, या ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये प्रिंसिपल है यहाँ पे जनरेटर का। ठीक है। अब ये तो मैंने वहाँ पे एसी जनरेटर में अच्छे से समझाया है, लेकिन मेन यहाँ पे हमें क्या है, अब है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या क्या होता है देखो। जिस तरह से मैंने आपको एसी जनरेटर में समझाया है कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहला, अगर आपको याद है, वहाँ पे मैंने आपको बोला था फील्ड मैग्नेट। यहाँ पे भी होगा फील्ड मैग्नेट, तो वो मैं इस तरह से बनाऊंगा। देखो, अगर ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये इसके बीच में स्पेस होगी, ये फील्ड मैग्नेट होगा जो प्रोवाइड करेगा, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो ये प्रोवाइड करेगा मैग्नेटिक फील्ड, प्रोवाइड्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जो मैंने आपको एसी जनरेटर में बताया है, बस उसी तरह से। दूसरा, अगर आपको याद है, हमने लिया था वहां पे आर्मेचर। अगर याद हो तो मैंने आपको बोला था ये होती है कॉइल, हाँ, माउंटेड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है ना, विथ नंबर ऑफ टर्न्स। कॉपर कॉइल ऑफ many turns mounted on a soft iron core। देखो, आर्मेचर का बहुत ज़्यादा अच्छा काम, बहुत ही ज़्यादा काम है यहाँ पे। असल में आर्मेचर का काम होता है यहाँ पे, क्योंकि आर्मेचर जो हम इसके बीच में कॉइल रखते हैं, उसी की मूवमेंट से क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ लिंक्ड होता है, जो उस कॉइल में पास होता है, वो चेंज होता रहता है उसकी मूवमेंट से, उसकी रोटेशन से, जिसकी वजह से फिर उस कॉइल में करंट इंड्यूस होती है, और फिर वो हम एक्सटर्नल सर्किट में उसको सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है दूसरा आर्मेचर। अब मैं आर्मेचर अगर बनाऊंगा यहाँ पे इस तरह से बनाऊंगा,
ये मैं एक कॉइल दिखा रहा हूं इस तरह से, ठीक है। अब इसको मैं रब करता हूं, तो यहां पे मैंने लिखा था दूसरा आर्मेचर। अब अगर आपको याद होगा एसी जनरेटर में मैंने एक नीचे लिया था, एक यहाँ पे एंड और एक ऊपर रखा था एंड, फिर यहाँ पे एक कंटैक्ट रखा था, यहाँ पे एक कंटैक्ट रखा था, और इसके साथ हमने स्लिप रिंग्स रखी थी, कोई हाफ रिंग वगैरह नहीं रखी थी। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जो मैं कनेक्ट यहाँ पे इसके एंड्स पे रखूँगा वो रहेगा हाफ रिंग। क्या रहेगी वो? हाफ रिंग, ठीक है। ये इस तरह से है। इस तरह से मैंने इसके हाफ रिंग्स रखे, ठीक है। ये मैंने इसलिए बड़ा बताया, यहाँ पे बड़ा मैंने आपको ये दिखाया यहाँ पे इसलिए क्योंकि आपको समझ आएगा होता क्या है, ठीक है। फिर हाँ, ये जो कंटैक्ट ये हाफ रिंग्स है, सुप्लिट रिंग्स है, तो तीसरा जो कंपोनेंट है, हाँ क्या है, एक सुप्लिट रिंग्स, है ना। इनका क्या मतलब होता है, इसका क्या काम होता है? हाँ, टू मेंटेन द कंटैक्ट, ठीक है ना। तो सुप्लिट रिंग्स होते हैं यहाँ पे तीसरा कंपोनेंट। तो इसका जो सुप्लिट रिंग जो होता है ये क्या होती है असल में? ये होती है रिंग कट मेटेलिक रिंग। कौन सी रिंग? मेटेलिक रिंग, कट इनटू टू हाउस। यहां हम लिखेंगे टू पार्ट्स, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे R1 रखा नाम, इसको मैंने R2 रखा नाम। R1 एक और R2, हाँ ठीक है। ये दो पार्ट्स है रिंग के, ये मैंने इन एंड्स के साथ कनेक्ट किए। अभी मैं इसका नाम भी रखूंगा। सपोज करो अगर ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। तो ए बी जो लाइन है, ए बी जो वायर है, इसके एंड के साथ मैंने R1 को कनेक्ट किया, और सी डी जो वायर है इसके एंड के साथ मैंने R2 को कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये सुप्लिट रिंग्स। अब उसके बाद क्या होता है, तो तीसरा कंपोनेंट सुप्लिट रिंग्स, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं काम, ये जो रिंग्स होते हैं ये रोटेट, आर्मेचर जो रोटेट करता है ये उसके साथ रोटेट करते हैं, है ना। तो इसका मतलब रोटेट विथ आर्मेचर, यानी ये जो सुप्लिट रिंग्स होती है जब ये आर्मेचर रोटेट करेगा इनके साथ साथ ये जो रिंग्स होंगी ये भी रोटेट करेंगी, ठीक है ना। शाबाश। अब ये था तीसरा कंपोनेंट। अब फोर्थ कंपोनेंट अगर आपको याद होगा वो होता है, हाँ, ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस या स्लाइडिंग कंटैक्ट। तो ये है ब्रशेस। तो यहां पे मैं लिखूंगा फोर्थ कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट जो है वो है ब्रशेस। ये होते हैं कार्बन के, ठीक है ना, कार्बन ब्रशेस, या हम बोलते हैं स्लाइडिंग कंटैक्ट, क्योंकि ये खुद स्टेशनरी होते हैं और ये जो रिंग्स होते हैं रोटेट करती है, तो जिसकी वजह से इनमें स्लाइडिंग कंटैक्ट मेंटेन होता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्लाइडिंग कंटैक्ट, ठीक है ना। तो इसको सपोज करो ये है B1 ब्रश और ये है B2 ब्रश। तो ये है टू कार्बन ब्रशेस जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए, सुप्लिट रिंग्स के साथ कनेक्टेड है। ये ग्रेफाइट के बने होते हैं, कार्बन मतलब उसका ग्रेफाइट फॉर्म, क्योंकि डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर है। तो ये मैंने यहाँ पे जो सुप्लिट रिंग्स रखे ये स्लाइडिंग कंटैक्ट मेंटेन करते हैं विद द ब्रशेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा सुप्लिट रिंग्स मेंटेन स्लाइडिंग कंटैक्ट, मेंटेन स्लाइडिंग कंटैक्ट विथ किसके साथ? कार्बन ब्रशेस। तो मेन ये चार कंपोनेंट है। अब आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है होगी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना। ये है मैग्नेटिक फील्ड, यानी फील्ड मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसके बीच में जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये इसके बीच में मैंने आर्मेचर रखा है, ये कॉइल होती है कंडक्टिंग कॉइल। तो ये है, इनके दो एंड्स मैंने दो रिंग्स के साथ सुप्लिट रिंग्स के साथ ज्वाइन किए हैं, और ये रिंग्स स्लाइडिंग कंटैक्ट यानी करंट को एक्सटर्नल सर्किट में
भेजने के लिए यहाँ पे स्लाइडिंग कंटैक्ट होता है विद कार्बन ब्रशेस, क्योंकि कार्बन ब्रशेस इसलिए हम यूज करते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बोला ये सेल्फ लुब्रिकेंट होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो सेल्फ लुब्रिकेंट होता है, यानी इसमें कोई लुब्रिकेंट हमें ऐड नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद मैं वही चीज करूंगा, ये मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करूंगा। सपोज ये कोई इक्विपमेंट है, ये कोई रजिस्टर है जिसके साथ ये कनेक्टेड है इस तरह से, ठीक है ना। तो सपोज करो ये है रजिस्टर और या कोई इक्विपमेंट है जो हमने कनेक्ट किया है कार्बन ब्रश के थ्रू, ठीक है ना, ये इक्विप जिसमें हमने जो हमें चलाना है करंट से। तो ये है होती है जो कंस्ट्रक्शन होती है डीसी जनरेटर की, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से एसी जनरेटर होता है। अब इसका देखो, इसकी वर्किंग में थोड़ी सी फर्क है, बाकी जो प्रिंसिपल है वो तो सेम है। अब इसकी वर्किंग में आप देखो, आपको समझ आएगा खुद से एसी और डीसी जनरेटर में किस तरह से वर्किंग में फर्क है। ठीक है, देखो यहां पे वर्किंग तो सेम है। वर्किंग में क्या होगा, ये जो फिगर मैंने यहां पे बताई है ये आर्मेचर है। जब हम इसको आर्मेचर को रोटेट करेंगे, सपोज करो अब हमने इसको आर्मेचर को रोटेट किया, ठीक है, तो यहां पे जो आर्मेचर होगा, हम आर्मेचर को जब रोटेट कराएंगे, जब हम आर्मेचर को रोटेट कराएंगे, सपोज करो यहां पे हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कराया, यानी ये जो ए बी वायर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और सी डी वायर जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये इस तरह से रोटेट करता है। ठीक है, अब देखो अभी तक ये जो कॉइल थी, आर्मेचर, ये हॉरिजॉन्टल था, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी पास हो रही थी, वो जीरो, यानी अभी तक जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो जीरो है। जो ही ये रोटेट करने लगेगा, तो इस तरह से रोटेट करने लगेगा, तो इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड पास होने लगेगी, तो जितना जितना इसका एंगल बढ़ता जाएगा, ओरिएंटेशन इसका एंगल बढ़ता जाएगा, उतनी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें पास होंगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो जो इसमें पास हो रही है आर्मेचर में या कॉइल में, वो इंक्रीज होने लगती है, यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है कॉइल में से वो बढ़ने लगती है, यानी चेंज होने लगती है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में जो पास होती है वो चेंज होती है, तो उसमें उस कॉइल में करंट इंड्यूस होती है, क्योंकि यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां पे क्या होता है, इस वजह से जब ये रोटेट करता है ए बी ऊपर सी डी नीचे, तो क्या होता है, जो एक कॉइल ए बी है, तो यहां पे मैं लिखूंगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं थ्रू ए बी सी डी, थ्रू ए बी सी डी, क्या होता है, वो चेंज होती है, वो चेंज होती है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो करंट होती है, करंट इज इंड्यूस्ड, करंट इज इंड्यूस्ड। उसकी वजह से क्या होता है, करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल ए बी सी डी या आर्मेचर ए बी सी डी। ठीक है, जब ये रोटेट करने लगेगा, तो जब ये रोटेट करने लगेगा इसकी ओरिएंटेशन जो है, इसका एंगल बढ़ता जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड अब ज्यादा से ज्यादा पास हो रही है, यानी द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस, दैट मींस करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। अब हम देखेंगे करंट की डायरेक्शन क्या होगी। जब करंट जो इंड्यूस होती है, अब हम वो देखेंगे करंट की इंड्यूस डायरेक्शन क्या होगी। अब यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी इस फर्स्ट हाफ रोटेशन में, वो क्या होगी, वो हम देखेंगे बाय राइट हैंड, फिलेमिंग्स राइट हैंड रूल, फिलेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब वही अप्लाई करो आप, राइट हैंड लिया मैंने, ये है 3 फिंगर्स, ठीक है ना, ये है ऊपर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये हमें पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये देगा इंड्यूस्ड करंट जो हमें सेंट्रल फिंगर है। अब करो अरेंज, जब मैं इसको अरेंज करूंगा इस तरीके से, ठीक है ना, तो थंब ऊपर की डायरेक्शन में है, यानी ऊपर की डायरेक्शन में मोशन आ रही है, ए बी जो ऊपर जा रहा है, और ये जो 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और ये जो सेंट्रल फिंगर है यानी ए से बी ये पॉइंट कर रही है, इस डायरेक्शन में करंट जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो पहला, जब ये रोटेट होगा इस तरह, जब ए बी ऊपर आएगा, तो इसमें जो करंट पास होगी वो डायरेक्शन होगी ए से लेके बी, यहां से सी से लेके डी। ठीक है, तो ए से बी, उससे सी और सी से डी, ये होगी करंट की डायरेक्शन। जब ये पोजीशन हम लेंगे आर्मेचर का, जब ये ए बी ऊपर आ रहा है और सी डी नीचे जा रहा है।
ठीक है, तो ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यानी ये करंट यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है। अब यहां जो करंट है वो एक्सटर्नल सर्किट में वो B2 से B1 जा रही है, ठीक है ना। तो यहां पे जो करंट है पहले केस में वो B2 से B1, समझ आया ये, B2 से B1, B2 से यानी क्लॉकवाइज करंट। पहले केस में क्या, जब ये रोटेट करता है क्लॉकवाइज, ये जो आर्मेचर है, तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होती है, हाँ, वो क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होती है। जब इस तरह की ओरिएंटेशन लेंगे, जब यहां से लेके, जब लेफ्ट से लेके राइट तक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उस वक्त जो इसमें करंट इंड्यूस होती है वो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होती है। और वही क्लॉकवाइज करंट जो एक्सटर्नल सर्किट में है, एक्सटर्नल सर्किट में भी वो क्लॉकवाइज फ्लो करती है, ठीक है। तो यह है पहला हाफ ऑफ रोटेशन, जब पहला हाफ हम रोटेशन देखते हैं। अब दूसरे हाफ में क्या होता है, दूसरे हाफ ऑफ रोटेशन में आप देखो तो यह है पहला हाफ ऑफ रोटेशन। अब दूसरे हाफ में क्या होगा, ये जब ऊपर आया, ऊपर आया, उसके बाद इस ए बी को यहां पहुंचना है, ठीक है ना। जब ए बी जो है, जब ये पूरी लाइन यहां देखो, यहां से रिंग से देखो, ठीक है ना, बी से लेके पूरे इस रिंग तक देखो, इस रिंग से लेके पूरे सी तक देखो, यानी ये इस तरह है, तो ये इस तरह रोटेट होगा। आया समझ, ये बी ए और ये वाली रिंग R1, R2 सी, ये दो आप देखो, ये एक ये है, एक ये है, ये इस तरह रोटेट होगा। तो इसका मतलब सी डी वाली जो ये वाला पोर्शन है, सी डी और R2 के साथ, क्योंकि ये आप इस साइड आ जाएगा, और बी ए और R1 के साथ ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड हाफ में वो होगा, तो वो मैं आपको अब यहां पे बताऊंगा सेकंड हाफ रोटेशन में क्या होगा। तो इसको मैं यहां पे ही नाम बताऊंगा सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में क्या होगा, ये होगा डी, ठीक है ना, ये होगा सी, ये होगा बी, ये होगा ए, शाबाश, ये R2, ये R1, ठीक है ना। तो सेकंड हाफ में क्या होगा, अब सेकंड हाफ में सी डी जो है वो ऊपर आ रहा है और ए बी नीचे जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन अब सेकंड हाफ में अगर आप देखोगे, देखो आर्मेचर रोटेट किया तो अब क्या जा रहा है ऊपर, सी डी, ठीक है ना, शाबाश। ए बी नीचे जा रहा है, सी डी ऊपर आ रहा है, ए बी नीचे जा रहा है, सी डी ऊपर आ रहा है। क्लॉकवाइज जब मोशन हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ए बी सी डी में चेंज हो रही है, तो करंट इंड्यूस होगी बी सी। अब जो करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन डी से सी, तो डी से सी से बी और फिर ए, तो इस तरह डायरेक्शन होगी डी सी बी ए, ठीक है ना। जब ये ऊपर आएगा, तो जब ये सेकंड हाफ में क्या होगा, हाँ, जब ये ऊपर आया, ये नीचे जा रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। फिर जो R1 रिंग है, अब R1 रिंग से क्या होगा, B2 जो ब्रश है इसमें करंट पास होगी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये नीचे आ रही है, करंट नीचे है, तो इसी डायरेक्शन में। तो पहले हाफ में भी सेम डायरेक्शन करंट रहा इस एक्सटर्नल सर्किट में, ठीक है ना। पहले हाफ में इस एक्सटर्नल सर्किट में B2 से लेके B1 करंट की डायरेक्शन रही। अब सेकंड हाफ में भी चूंकि जो ये रिंग्स के कंटैक्ट है ये चेंज हो गए, अब क्या हो गए, अभी तक यहां पे R1 था, यहां पे R2 था, तो अब ये रिंग्स के कंटैक्ट चेंज हुए, ठीक है ना। एसी में क्या होता था वो देखो आप, एसी में क्या होता था, जो एसी जनरेटर जो मैंने आपको बोला उसमें क्या होता था, उसमें यहां पे एक कंटैक्ट था, सपोज करो B1, इसके साथ एक रिंग अटैच्ड थी, ठीक है ना। अब दूसरा यहां पे एक जो दूसरा कंटैक्ट है उस वो यहां पे कंटैक्ट था। देखो यहां पे अगर ये रोटेट करते भी, हाँ, ये लाइन इधर तो पहुंची थी, ये वाला पोर्शन इधर पहुंचा था, लेकिन यहां पे कंटैक्ट ये इधर नहीं पहुंचा, नहीं, कंटैक्ट वहां पे चेंज नहीं हुआ था। यानी वहां पे R1 B1 के साथ अटैच था और R2 B2 के साथ अटैच था, उनका कंटैक्ट वहां पे चेंज नहीं हुआ, यानी R1 B1 के साथ ही रहा और R2 भी B2 के साथ ही रहा। इसीलिए वहां पे जब ये दो अपनी पोजीशन को चेंज करते थे तो फिर एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती थी। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे कॉइल में तो डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस वो रिवर्स होती है, लेकिन चूंकि यहां पे रिंग्स के थ्रू क्या होता है, कंटैक्ट चेंज होता है। ये R1 इधर आ जाती है, अभी तक तो यहां थी R1, अब R1 इधर आ गई, R2 इधर, तो अब रिंग्स का जो हाफ रिंग्स है ये अब चेंज हुए, जिसकी वजह से
जो करंट है उसने भी जो इसमें मतलब उसने डायरेक्शन चेंज की, लेकिन जो एक्सटर्नल सर्किट में चूंकि कंटैक्ट चेंज हुआ और जो एक्सटर्नल सर्किट में उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, यानी वो फिर से वही B2 से लेके B1, यानी दोनों केस में यहां पे क्या हुआ। हाँ, तो जो एक्सटर्नल सर्किट आप देख रहे हो, एक्सटर्नल सर्किट उसमें फिर से B2 से लेके B1 करंट, ठीक है ना। तो केस 2 में भी B2 से लेके B1 करंट, यानी क्लॉकवाइज। तो आपने दो हाफ रोटेशन देखे। पहला हाफ रोटेशन आपने देखा, उसमें जो करंट पास होती थी वो क्लॉकवाइज होती थी, एंटी क्लॉकवाइज होती है इस एक्सटर्नल सर्किट में। और सेकेंड हाफ ऑफ रोटेशन में भी एक्सटर्नल सर्किट में क्लॉकवाइज करंट होती है, यानी चाहे पहला हाफ रोटेशन हो, दूसरा हाफ रोटेशन हो, यानी फुल रोटेशन में जब ये कंप्लीट रोटेशन करता है, उस कंप्लीट रोटेशन के जब ये आर्मेचर कंप्लीट रोटेशन करता है, उस कंप्लीट रोटेशन में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है एक्सटर्नल सर्किट में वो सेम है, B2 से लेके B1, वो चेंज नहीं हुई। यानी ये जो करंट प्रोड्यूस इसने किया एक्सटर्नल सर्किट में, ये डायरेक्ट करंट है। क्योंकि डायरेक्ट करंट हम वही बोलते हैं, डायरेक्ट करंट वो करंट है जिसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, जो अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करती है, ठीक है। सेम डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इस इक्विपमेंट में, इस सर्किट में रही, तो इसका मतलब ये जो करंट है ये डायरेक्ट करंट है। और इस तरीके से ये जो जनरेटर होता है ये डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है, और इसको हम बोलते हैं डीसी जनरेटर, और इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अब असल में ये जो डायरेक्शन सेम रहती है, ये असल में क्यों रहती है? क्योंकि ये R1 R2 अपने कंटैक्ट चेंज करते हैं। तो इसमें जो अहम है वो यही है, R1 R2 जो है, हाँ, द शिफ्टिंग ऑफ द कंटैक्ट, ठीक है ना, द चेंजिंग ऑफ कंटैक्ट बिटवीन R1 एंड R2 विथ B1 एंड B2। AC जनरेटर में कंटैक्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता था, एक कंटैक्ट दूसरे कंटैक्ट तक नहीं पहुंचता था। यहां पे ये जो रिंग्स है R1 R2 सुप्लिट रिंग्स है, ये अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। वहां पे फुल रिंग्स थी, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, एक ऊपर था एक नीचे। यहां पे हाँ, ये दो एंड जो है ये अपनी पूरी पोजीशन को चेंज करते हैं। R1 अब B2 के साथ अभी तक थी B1 के साथ, अब R2 अभी तक थी पहले, B2 अब है B1 के साथ। आया समझ? तो इसका मतलब इन्होंने अपना कंटैक्ट चेंज किया, और यही कंटैक्ट जो चेंज कर रहे हैं यही असल में मदद कर रहा है करंट को सेम डायरेक्शन में रहने की। क्योंकि अगर यहां पे भी कंटैक्ट चेंज नहीं होता तो यहां पे भी ये एसी जनरेटर ही रहता। तो मेन डिफरेंस जो है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में वो इसी का है। वहां पे हम स्लिप रिंग्स और पूरी रिंग्स हम इस्तेमाल करते हैं और कंटैक्ट चेंज वहां पे नहीं होती है। यहां पे हम सुप्लेट रिंग्स यूज करते हैं, और फिर जब रोटेट करते हैं आर्मेचर को, ये कंटैक्ट्स अपने चेंज करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल सर्किट होता है उसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। तो ये है डीसी जनरेटर, और इस तरीके से डीसी करंट यहां डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन। जो प्रिंसिपल मैंने आपको बोला वो सेम है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों हाफ ऑफ रोटेशन में इसकी डायरेक्शन सेम रहती है। तो ये डीसी जनरेटर होता है, ठीक है। थैंक यू। अब है हमारे पास, अब छोटे छोटे टॉपिक है, आप देख सकते हो अपने बुक में। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है, और इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ हाउस, ठीक है ना। ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स है, अब रह गए हैं। इसको अब एक लेक्चर या दो लेक्चर ज्यादा से ज्यादा उसमें हम कंक्लूड करेंगे इस पूरे चैप्टर को। थैंक यू।